अब हम प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया है। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न जो कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हल करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जहां पर कड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या दिया हो, तो कड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या दे करके बोले कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब इस कड़ी के अंदर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हमारा संख्या दे करके बोले कि यह एक अभाज्य संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। √ के अंदर 2 भी हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न देता है तो हम उस प्रश्न को एक जैसा हल करेंगे, और उस प्रश्न को हल करने का एक ही तरीका है जो हम यहाँ पर देखेंगे। विधि होती है विरोधोक्ति विधि, जिसको हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। उसके माध्यम से जो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसका विपरीत मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हम हल करके यह दिखाते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो हम विरोधोक्ति विधि यानी कि कंट्राडिक्शन मेथड से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है अपरिमेय संख्या उसको हम परिमेय मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हल करने के लिए, सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये मान लेंगे। तो जो भी यहां पर दिया रहेगा, अगर √2 दिया है तो उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, √3 दिया है तो उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b यानी कि p/q बोले या a/b बोले, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे ही अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए क्या करेंगे, √5 को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं a/p। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। और यहां पर बताना पड़ेगा जहां ab क्या है, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बारे में बताया गया था सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौस हमेशा एक आए उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी कि अगर हम a और b का मौस निकालेंगे या CF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के अलावा a और b का कोई दूसरा गुणनखंड है, जैसे 2, 3, 4, 5 नहीं आ सकता है, कोई दूसरी संख्या आ ही नहीं सकती। मौसा का मतलब हुआ कि
जो 1 होगा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि ये दोनों संख्याएं केवल 1 से ही कटेंगी, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती हैं। तो a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? हम यहां पर अगर चाहे तो लिख सकते हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसका डिटेल जानना चाहते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ अगर हम a और b का HCF निकालें तो HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है। इसको अभी हम बाद में मिटा देंगे, ये केवल समझाने के लिए था। अब इसको हम इस तरीके से मान लिए, तो अब हम क्या करेंगे? a को या b को अकेले कर लेंगे। तो अब हम अगर b को अकेले करते हैं तो नीचे रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं? a को अकेले करते हैं तो b का यहाँ पर गुणा करेंगे। तो हम अगर b का इसमें गुणा कर दें तो यहां पर आएगा √5b लिखे या a बराबर √5b। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बटे में 1 मान करके इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो या करके हम लिख सकते हैं। एक स्टेप इसमें काट रहे हैं, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये जब b का इसमें गुणा करेंगे तो √5 है, पहले संख्या लिखी जाती है, और b का गुणा कर रहे हैं तो b बाद में आएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? a, यानी कि a बराबर √5 दिया है। अब हमको पता है कि अगर कोई समीकरण दिया है और समीकरण के एक पक्ष में कहीं पर भी, चाहे बाएं पक्ष में चाहे दाएं पक्ष में, कर्ड़ी दिया है तो सबसे पहले हम कर्ड़ी को हटाते हैं, ये नियम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ड़ी को हटाएंगे। तो यहां से कर्ड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो नियम ये होता है अगर समीकरण में कहीं पर भी, चाहे बाएं पक्ष में चाहे दाएं पक्ष में कर्ड़ी हो, तो कर्ड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो √5 और b है पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक नियम पढ़ा है कि अगर दो संख्याएं a और b गुणे में हो, उस पर घात m हो, तो जब हम कोष्टक हटाते हैं तो ये जो संख्या होते हैं पहले पर भी आता है और दूसरे पर भी आता है, यानी कि a के पावर m गुणे b के पावर m हो जाता है। ऐसे यहाँ पर a की जगह पर √5 है, b की जगह पर b है। तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। और हमने एक नियम बताया था कि अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर्ड़ी को हटा देता है, केवल अंदर वाली संख्या हमारा बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही स्क्वायर चाहे अंदर चाहे बाहर हो, ठीक है, अगर हम इस तरीके से दिया है तब भी हम यही नियम करेंगे। स्क्वायर कर्ड़ी को हटा देगा, अंदर वाली संख्या क्या आएगी? बाहर आ जाएगी, यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b का स्क्वायर। ये आ गया। तो ये एक समीकरण आया, तो इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं इस समीकरण में एक नियम बताया गया था कि यदि कोई संख्या, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या a से विभाजित होती है तो उस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो भी a से विभाजित होगा, ये नियम होता है। तो यहाँ पर a का जो स्क्वायर है इसके 2 गुणनखंड है, बताया गया था। अगर हम 6 को लिखे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 6 का गुणनखंड एक तो 2 हुआ और एक 3 हुआ। ऐसे ही a स्क्वायर के 2 गुणनखंड, एक 5 है, एक b स्क्वायर है। तो यानी कि a स्क्वायर जो है 5 से भी विभाजित होगा और b स्क्वायर से भी विभाजित होगा, यानी कि a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड हुआ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है
अब हम देख रहे हैं कि समीकरण एक से स्पष्ट हो गया कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। तो इसलिए अतः जब कोई संख्या का वर्ग 5 से किसी संख्या से विभाज्य हो तो उस संख्या का वर्गमूल यानी कि ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा ए। अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये हो गया हमारा। अब अगर हम देखें तो इतने पर ही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहां पर कर रहा है ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, एक। और यहाँ पर कितना आ गया, ए का 5। एक तो आया नहीं, अगर एक आया होता तो ए हमारा सहभाज्य संख्या होता। तो ए ही हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ए और बी दोनों सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और इसमें में से ए ही हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, तो बी अगर सहभाज्य संख्या है भी तो कैसे होगा। सहभाज्य संख्या में दो संख्याओं का ग्रुप आता है, तो ए तो हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है तो बी भी नहीं आएगा। यानी कि अगर हम चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरा दिखाना चाहें तो इसके आगे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे देखते हैं। यहां पर कुछ जगह बचा हुआ है, यहां पर हम देख लेते हैं। इसलिए अगर हम ए को चाहें तो ए को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, 5m के बराबर। यहां पर m कैसे है, जैसे अगर 6 है तो 6 का बार बार गुणनखंड बता रहे हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर a 5 से विभाज्य है यानी कि 6 अगर 2 से विभाज्य है, तो हम अगर 6 को लिखना चाहें तो 2 गुणे कोई न कोई संख्या लिखेंगे। 6 को अगर हम बराबर लिखना चाहें, अगर एक गुणनखंड दिया तो दूसरा गुणनखंड यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। तो इस गुणनखंड का अगर मान नहीं पता तो हम इसको क्या मान सकते हैं, यम। इसीलिए a बराबर पहला गुणनखंड तो पता है लेकिन दूसरा गुणनखंड नहीं पता है, इसलिए उसको क्या मान लिए, यम मान लिए। तो यहाँ पर हम यम मान लेंगे। तो a को हम 5m मान सकते हैं। अब यह मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर अब हम ये जो मान है a बराबर 5m, इसको उठा करके हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण का मान रखने का मतलब जहां पर a दिखेगा a की जगह पर हम कितना रख देंगे, 5m। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर समीकरण में a की जगह पर कितना रख देना है, 5m, यानी कि 5m हो जाएगा a की जगह पर। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b का स्क्वायर। अब यहां पर वही नियम, दो संख्याएं गुणे में है और घात इतना है, जब हम कोष्टक हटाएंगे तो ये जो घात होगा पहले पर भी आएगा और दूसरे पर भी। तो यहाँ पर 5 पर घात आएगा और यम पर घात आएगा, बराबर 5b का स्क्वायर। तो ये अगर 5 का स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25, यम स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। अब 5 से अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, यानी कि 5m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। या अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें तो b स्क्वायर का दो गुणनखंड है, एक 5 एक m स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। तो यहां पर लिखेंगे जैसे यहां पर लिखे थे समीकरण 1 से, तो ऐसे लिखेंगे उपरोक्त, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसको लिख लेते हैं नीचे, विभाज्य है। अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर अगर हम देखें
तो a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है। यानी कि अगर हम a और b का मस निकालें तो जो मस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5, यानी कि 5 दोनों 5 से कट रहे हैं, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5। तो मस से यहाँ पर कितना आ जा रहा है 5। और सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है अगर हम a और b का मस निकालें या CF निकालें तो कितना आना चाहिए 1, और यहाँ पर कितना आ जा रहा है दोनों का मस 5। तो जब दोनों का मस 5 आ रहा है और आना कितना चाहिए 1, तो अगर कोई संख्या बटे में लिखा है तो वो सहभाज्य संख्या होती है, यानी कि उनका मस 1 आना चाहिए और यहाँ पर कितना आ जा रहा है 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो जब a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अगर सहभाज्य संख्या होती तो उनको बटे में लिख सकते थे, अब सहभाज्य संख्या नहीं है तो उनको बटे में भी नहीं लिख सकते, और जब बटे में नहीं लिख सकते तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर बस इसको लिख देंगे। अतः a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर एक स्टेप लिखेंगे, √5 अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां पर एक स्टेप आएगा जो नहीं आ रहा है, इस पे हम नहीं लिख रहे हैं। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सी होगी? तो अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक यहां पर लिख देते पूरा, एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां पर एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अर्थात यहां से अतः a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर a और b सहभाज्य संख्याएं होती तो इनको बटे में लिख सकते थे। अब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब इनको बटे में नहीं लिख सकते हैं, तो सहभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो √5 को हम बटे में नहीं लिख सकते, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले को हल करने का तरीका था। इस तरीके से हम किसी भी अपरिमेय संख्या, अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरीके से।